मैं चाहता हूँ कि मेरा शहर कलकत्ता की तरह हो। ये कहना था सिंगापुर के फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू का जब सिंगापुर को इंडिपेंडेंस मिली 1965। इस समय सिंगापुर बहुत ही दुखी सिचुएशन में था। उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, लैंड एरिया बहुत छोटा और इस लैंड एरिया के मुताबिक बहुत बड़ी पॉपुलेशन। अब 60 साल बाद कोलकाता तो छोड़ो, सिंगापुर ने कई मेजर ग्लोबल सिटीज को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा सिंगापुर का है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 13th रैंक पर है और आज वन ऑफ द लीस्ट करप्ट देशों में से एक है। अब सवाल ये कि सिंगापुर का ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे और इससे हम क्या सीख सकते हैं, ये डिपेंड करता है इन 3 चीज़ों पर। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट अ स्पॉन्सर एंड गिव यू एक्साइटिंग न्यूज़ कि मैं पर्सनली 2 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने वाला हूँ वर्थ 40 लाख रुपीज़। और ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के टॉप प्राइवेट बिजनेस स्कूल स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए। हर कंट्री को ऐसे बोल्ड बिजनेस लीडर्स की जरूरत होती है जो बिजनेसेस को मैनेज ही नहीं पर बिल्ड कर सके एंड एआई जैसे न्यू एज टूल्स को लेवरेज कर सके बिजनेस ग्रोथ के लिए। यू नो दिस बेटर देन मी कि अभी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत आउटडेटेड है। जैसे ऑलमोस्ट 25% MBA ग्रेजुएट्स तो एम्प्लॉयबल भी नहीं होते क्योंकि इन MBA कॉलेजेस में ऐसा करिकुलम पढ़ाया जा रहा है विच इज लाइक वेरी डेटेड। 20 साल से करिकुलम अपडेट नहीं हुआ है, विच इज व्हाई द स्किल्स बीइंग टॉट टू द स्टूडेंट्स आर आल्सो आउटडेटेड। पर आज कंपनीज नीड something that is dramatically different. They need much more creative go-to-market strategies. They need leaders who can understand and implement AI. और इसी गैप को फिल कर रहा है स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस का 18 मंथ का फुल टाइम PG मैनेजमेंट प्रोग्राम जो बेंगलुरु में बेस्ड है। इसका करिकुलम बनाया गया उन CXOs के थ्रू जो उबर और मैकिंजी जैसी $1 billion कंपनीज को स्केल कर चुके हैं। स्टूडेंट्स हियर लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे एक एक्चुअल बिजनेस प्लान बनाते कैसे हैं, हाउ डू यू पिच टू एग्जीक्यूटिव्स। जैसे पहले बैच के स्टूडेंट्स ने मोकोबरा के लिए गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बनाई और फाउंडर्स को डायरेक्टली कैंपस पर पिच भी किया। स्केलर वैसे भी 10 साल से एडटेक में है और गूगल, Amazon, Razorpay जैसे 1200 से ज्यादा कंपनीज उनकी हायरिंग पार्टनर्स हैं। इनके ऑनलाइन प्रोग्राम ग्रेड्स का मीडियन CTC 25 लाख तक गया है। अब SSB अपने सितंबर बैच के लिए बस 55 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा है। सो इफ यू आर सीरियस एंड यू वांट टू अप्लाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो देयर एंड यू कैन यूज माय कोड SSB मोहक सो दैट यू कैन विन अ स्कॉलरशिप अप टू 40 lakhs। 27 अक्टूबर 1951 को कुछ डकैत जिनमें 3 पुलिस डिटेक्टिव्स भी शामिल थे, उन्होंने करीब 4000 किलोग्राम ओपीएम सिंगापुर के पास पंगोल टाउन से हाईजैक कर लिया। इसकी वैल्यू थी करीब 4 लाख सिंगापुर डॉलर। ब्रिटिश अथॉरिटीज जो उस समय सिंगापुर पर रूल कर रही थी वो सरप्राइज हो गई ये जानकर कि इन डकैत में कुछ सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी शामिल हैं और ये बहुत अनकॉमन ही था। इनफैक्ट करप्शन सिंगापुर के समाज में नीचे से लेकर ऊपर तक था। सिविल सर्वेंट्स को ज्यादा पैसे मिलते नहीं थे, इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, इसलिए कई पब्लिक ऑफिशियल्स दूसरी जॉब्स करते थे या फिर घूस लेते थे। जैसे 1959 में तब के एजुकेशन मिनिस्टर पकड़े गए क्योंकि उन्होंने बहुत भारी घूस ली थी। और सिचुएशन 60 साल बाद देखो कि 180 देशों की लिस्ट में सिंगापुर 3rd पोजीशन में है सबसे कम करप्शन के मामले में। तो सिंगापुर ने ऐसा क्या किया भला और हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहली चीज, सिंगापुर ने अपने लॉज फिक्स करे। 1959 में सिंगापुर की पीपल्स एक्शन पार्टी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को और मजबूत बनाया। इस एक्ट के तहत उन्होंने पावर्स दी एक नए ब्यूरो को, करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। और ये पावर्स बस नाम की नहीं है, इस ब्यूरो को अरेस्ट करने की इजाजत है विदाउट वारंट। ये घरों में रेड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और एक अक्यूज्ड आदमी के स्पाउस या फिर बच्चों के भी फाइनेंसेस देख सकते हैं। इस लॉ ने बर्डन ऑफ प्रूफ सरकार से लेकर पब्लिक ऑफिशियल पर डाल दिया। यानी कि अगर एक पब्लिक ऑफिशियल के पास बहुत ज्यादा पैसा मिला है तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये करप्शन से नहीं है। CPIB इस ब्यूरो के ऑफिसर्स को फ्रीडम दिया गया कि वो किसी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब एक चीज जो आपके मन में आएगी कि इस ब्यूरो को तो ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, पर ऐसा सिंगापुर में हुआ नहीं, 2 कारणों की वजह से। पहला, सिंगापुर का कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22G में लिखा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इस ब्यूरो को इन्वेस्टिगेशन की परमिशन नहीं देता तो ब्यूरो के डायरेक्टर प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर CPIB डायरेक्टर को फायर भी नहीं कर सकता, उनको प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत होगी। दूसरी चीज है कि सिंगापुर का स्ट्रेंज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद से ही सिंगापुर में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स पार्टी के पास 97 में से बस 10 ही सीट्स है पार्लियामेंट में, तो ऑपोजिशन ज्यादा है ही नहीं, इसलिए काम आसान हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्यूरो
रूलिंग पार्टी को टारगेट नहीं करता। जैसे 2023 में एक आदमी जो 13 साल से कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनको एक करप्शन इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट किया गया और 12 महीने के लिए जेल भेजा गया। इनफैक्ट सीपीआईबी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स भी सीपीआईबी की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। इंडिया में करप्शन बंद करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस की कमी नहीं है। जैसे इंडिपेंडेंस के बाद हमने भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पास करी। सीबीआई को हमने 1960s में बनाया और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को 1964 में। कई स्टेट्स ने अपने एंटी करप्शन ब्यूरोज या फिर लोकायुक्ता भी बनाए हैं। पर एजेंसी बनाना एक बात है, दूसरी बात है कि उनको काम करने देना। जहां सिंगापुर में करप्शन की इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई पॉलिटिकल अप्रूवल नहीं चाहिए, इंडिया में आपको सरकार का अप्रूवल चाहिए। जैसे 1994 में सिक्किम सरकार ने सीबीआई को कंसेंट ही नहीं दी कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नार बहादुर भंडारी के खिलाफ एक करप्शन केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हाल ही में 2018 में बंगाल सरकार ने अपनी कंसेंट वापस ले ली जब सीबीआई एक बड़े चिट फंड स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जब अप्रूवल मिल भी जाता है सीबीआई को, तो उनको लैक ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे मई 2013 में कोल स्कैम की हियरिंग्स के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केज पैरेट बुलाया था, जब उनको ये पता चला कि सीबीआई की ड्राफ्ट रिपोर्ट लॉ मिनिस्ट्री और पीएमओ को शेयर कर दी गई है और उधर के ऑफिशियल्स ने इस रिपोर्ट को बदल दिया। तो हमारे देश में पावर तो है, पर वो बस पेपर में है। सिंगापुर में सिचुएशन अलग है और इसके आपको कई एग्जांपल्स मिलेंगे। 1960s और 70s में सिंगापुर के कई पुलिस ऑफिशियल्स घूस खाते हुए पकड़े गए ब्रॉथम्स, ओपीएम डीलर्स और गैम्बलिंग के सिंडिकेट से। 1968 में ही 67 पुलिस ऑफिसर्स पकड़े गए थे एक गैम्बलिंग गैंग के लिए काम करने के लिए। 1975 में करप्शन ब्यूरो ने एक सरकारी मिनिस्टर वी टून बुन को ही अरेस्ट कर दिया जब ये पता चला कि उन्होंने एक इंडोनेशियन बिजनेसमैन को जमीन दिलवाने के लिए 7 फर्स्ट क्लास एयर टिकट्स बुक करी अपने परिवार के लिए, ताकि वो एक ऑल एक्सपेंस पेड हॉलिडे में जा सके। फिर उनको 4.5 साल जेल में बिताने पड़े। मैसेज बहुत क्लियर था कि अगर किसी ने भी करप्शन किया है वो पकड़े जाएंगे। पर बस ये काफी नहीं है, सिंगापुर ने एक और चीज चेंज करी। उन्होंने इंसेंटिव्स बदले और उन्होंने कहा कि हम अपने पॉलिटिशियंस और पब्लिक ऑफिशियल्स को अच्छा खासा पैसा देंगे। 1972 में एक 13वें मंथ का बोनस पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स को दिया गया। 1980 के डेटा से पता चला कि सिंगापुर के प्राइवेट सेक्टर ग्रेजुएट्स 42% ज्यादा कमा रहे हैं सरकारी नौकरियों वाले ऑफिशियल्स से। इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने कहा कि हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को और पैसा देंगे। उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत क्लियर बात करी, या तो हम अपने पॉलिटिशियंस को अच्छा खासा पैसा दें या फिर हम करप्शन रिस्क करें। और ये चीज आज भी लागू है। ऑन एवरेज सिंगापुर में एक मिनिस्टर एक साल में $1.1 मिलियन कमाते हैं। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेट किया गया है। ये नंबर है देश के टॉप 1000 लोगों की एवरेज इनकम का नंबर। जबकि आप इंडिया से कंपेयर कर लो, इंडिया में एक यूनियन मिनिस्टर करीब 1.5 लाख पर महीना कमाते हैं, यानी कि रफली $18,000 पर ईयर। इंडिया में 7th पे कमीशन ने पाया कि लोअर लेवल में जरूर सरकारी जॉब्स में प्राइवेट सेक्टर नौकरियों से ज्यादा पैसा मिलता है, पर ये स्टोरी रिवर्स हो जाती है जब हम ऊपर की लेवल को देखते हैं। सीनियर सिविल सर्वेंट्स अपने प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट से बहुत कम पैसा कमाते हैं। और देखो, बस ये बात नहीं कि पैसा कितना मिल रहा है, ये भी बात है कि कैसे पैसा मिलता है, इंसेंटिव्स क्या है। हर सिविल सर्वेंट इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स को एक नेशनल बोनस मिलता है। ये 4 चीजों पर डिपेंड करता है। सिंगापुर की रियल मीडियन इनकम की ग्रोथ, सबसे गरीब 20% लोगों की इनकम ग्रोथ, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। और सिविल सर्वेंट्स को नॉन लीनियर प्रमोशंस मिलती हैं, यानी कि जब उनको प्रमोशन मिलती तो उनकी सैलरी बहुत कम नहीं बढ़ती बल्कि बहुत लंबी जंप मारती है, जिससे उनको एक इंसेंटिव मिलता है कि उनको अच्छा काम करना होगा ताकि उनको एक अच्छी प्रमोशन मिले, ताकि वो और पैसा कमा पाए। तो इंडिया करप्शन के मामले में सिंगापुर से बहुत कुछ सीख सकता है। पहली चीज है कि सीपीआईबी की तरह हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इंडिपेंडेंट बनाना होगा। ये होगा कैसे, इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है हमारे देश में। इनफैक्ट 2013 में सीबीआई ने खुद सुप्रीम कोर्ट को बोला कि उनको टोटल फ्रीडम चाहिए करप्शन केसेस के ऊपर। उन्होंने खुद बोला कि उनको मिनिस्टर से परमिशन मांगनी होती है दूसरे मिनिस्टर्स पर इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। अब अपने बॉस के पास परमिशन के लिए जाना होगा, तो अब अपने बॉस को कैसे इन्वेस्टिगेट कर पाओगे? अभी इंडिपेंडेंस आएगी कैसे? हमें सरकार की पावर छीननी होगी सीबीआई के डायरेक्टर और ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने के लिए। अभी मोस्टली सीबीआई के ऑफिसर्स स्टेट लेवल आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। इनकी प्रमोशन, पोस्टिंग और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसका मतलब है कि सेंट्रल सरकार जो चाहे उनके साथ कर सकती है।
इस चीज़ को सॉल्व करने का एक तरीका है कि हमें एक डेडिकेटेड सीबीआई काडर बनाना होगा जो रिक्रूट, ट्रेन और प्रमोटेड बस इस एजेंसी में होते हैं ताकि वो अपनी नौकरी कर सके बिना पॉलिटिशियंस के डर से। तीसरी चीज़ है कि हमें सीबीआई डायरेक्टर का टर्म फिक्स करना होगा। 2021 में सरकार ने लॉ तो चेंज कर दिया था जिसकी वजह से सीबीआई डायरेक्टर का टेन्योर अब 2 साल हो सकता है और उनको 3 और एक्सटेंशंस मिल सकते हैं, पर हर एक्सटेंशन के पहले उनको वापस पॉलिटिशियन की अप्रूवल चाहिए होगी। तीसरी चीज़ है कि हमें मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स का जो परफॉर्मेंस है उसको सैलरी से लिंक करना होगा, और ये मैंने अपने IAS वीडियो में भी बात करी थी जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। जैसे अगर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिशियल है तो उनकी सैलरी मानो वैक्सीनेशन कवरेज पर डिपेंड हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट उनकी सैलरी से लिंक्ड हो सकती है। यही चीज़ हम मिनिस्टर्स के साथ भी कर सकते हैं। एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का बोनस शहरों की साफ सफाई पर निर्भर कर सकता है। जब करियर ग्रोथ और लोगों की सैलरीज पब्लिक आउटकम्स पर डिपेंड करेगी तो करप्शन का लाइक्लीहुड भी कम हो सकता है। अब ये तो बात थी सिविल सर्वेंट्स की। अब बात करते हैं कि सिंगापुर ने कॉमन लोगों के लिए क्या किया। 1960s में सिंगापुर एक बहुत बड़ी हाउसिंग प्रॉब्लम से गुजर रहा था। लोग ओवरक्राउडेड और झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे या ढंग की सैनिटेशन भी नहीं थी। करीब 70% पॉपुलेशन ऐसी कंडीशंस में जीती। लकड़ी के मकान थे जिनकी छत टूटी फूटी होती। कई लोगों को पानी के लिए खुद कुएं खोदने पड़ते। बिजली भी कॉमन ही थी, लोग उल्टा केरोसिन लैंप्स यूज करते। खाना भी लोग बनाते लकड़ी और चारकोल यूज करके। आप भी जानते हो कि ये लोगों की हेल्थ और सेफ्टी के लिए बहुत डेंजरस है, और ये आपके लिए रिलेटेबल भी होगा क्योंकि इंडिया में कई लोग ऐसे जी चुके हैं। 1960 से पहले अंग्रेजों ने कोशिश जरूर करी पर बहुत कम। जैसे 20 सालों में वो बस 2000 घर ही बना पाए। इसलिए फरवरी 1960 में सिंगापुर सरकार ने डिसाइड किया कि वो हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड या फिर HDB बनाएंगे। इस एजेंसी को लीड करेंगे मिस्टर लिम किम सान। इनका मेन मकसद है अफोर्डेबल घर बनाना लोगों के लिए। सबसे पहला गोल उन्होंने अनुमान लगाया कि हर साल उनको 14,000 घर बनाने पड़ेंगे, और बस 5 सालों में ही HDB ने करीब 45,000 घर बनाए जो अंग्रेजों की प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा था। बुजुर्ग लोगों के लिए स्टूडियो बनाए गए, सिंगल लोगों के लिए 2 रूम अपार्टमेंट्स और फैमिलीज के लिए 3 से 5 कमरों के घर। सबसे यूनिक चीज़ थी कि सरकार ने कहा कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं हमारे देश में उनको हम एक साथ ठहराएंगे, चाहे वो चाइनीज़ कम्युनिटी की हो, मले या फिर इंडियन। किसी HDB सोसाइटी में हर कम्युनिटी के लिए एक रिजर्वेशन है। सरकार ने सिंगापुरियंस को सब्सिडीज भी दी घर खरीदने के लिए, और उनको कहा कि वो अपनी पेंशन यूज कर सकते हैं घर की डाउन पेमेंट के लिए। प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू का मानना था कि हर परिवार को एक अच्छा घर देने से लोग अपने देश से और कनेक्टेड फील करेंगे। इसलिए अगले कुछ सालों के दौरान HDB ने सिंगापुर की पूरी हाउसिंग सिचुएशन बदल दी। उन्होंने प्लान्ड हाई राइज और हाई डेंसिटी के नेबरहुड्स बनाए जहाँ आपको बहुत कम जमीन चाहिए और आप कई लोगों को उधर घर दे सकते हो। इवेंचुअली सिटी सेंटर बहुत कंजेस्टेड हो गया। इससे सिंगापुर को 25 नए सैटेलाइट टाउन्स बनाने पड़े जहाँ ऐसी हाई राइजेस बनाई गई, और इन सबको कनेक्ट किया गया एक ट्रांजिट सिस्टम से। और ये जो नए टाउन्स या फिर एस्टेट्स बनाए गए इनको ऐसे प्लान किया गया जिससे एक परिवार की सारी नीड्स उस कम्युनिटी में पूरी हो सकती है। इससे स्कूल, क्लिनिक्स, मार्केट्स और पार्क्स सब सर्विसेज ऑफर करी गई, जिससे लोग सेम नेबरहुड में सो भी पाए, काम भी कर पाए, सीख भी पाए और खेल भी पाए। पर अब द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। 80% से ज्यादा लोग सिंगापुर में अब ऐसे ही मकानों में रहते हैं। सिंगापुर में दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट होम ओनरशिप रेट्स है। करीब 90% परिवारों के पास अपना घर है। पर इसमें एक लूप होल भी है। टेक्निकली लोग अपने घर को ओन नहीं करते और उन्हें लीज पर लिया हुआ है सरकार से, 99 सालों की लीज। 1966 में होम ओनरशिप स्कीम बनी थी जिसके तहत सिंगापुर सरकार एक्चुअल ओनर है इन घरों की और कमर्शियल स्पेसेस की। ये लीजेस तो ट्रांसफर करी जा सकती हैं पर ओनरशिप तो सरकार की है। अब सवाल यह है कि 99 सालों की लीज क्यों? प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने समझाया था कि इससे सिंगापुर में फेयरनेस रहेगी घरों के बारे में। अगर जमीन परमानेंटली दे दी जाएगी तो घर बस कुछ परिवारों के पास लॉक्ड रहेंगे, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। 99 सालों की लीज की वजह से जो लैंड है वो रिसाइकिल हो सकती है, जिससे सरकार वो जमीन को यूज कर सकती है इनइक्वालिटी को हटाने के लिए। इस होम ओनरशिप की वजह से सिंगापुर को एक सोशल स्टेबिलिटी मिली है। ली कुआन यू का कहना था कि एक इलेक्टेड सरकार की जिम्मेदारी है कि बस शहर के कुछ पार्ट साफ और हरे ना हो, जबकि दूसरे एकदम गंदगी में सड़ रहे। वो मानते थे कि फैक्ट्री वर्कर्स या फिर प्रोफेशनल्स सभी को एक घर मिलना चाहिए जो साफ हो और एक अच्छे माहौल में हो, जिससे देश में यूनिटी भी रहे
और क्लासेस के और कम्युनिटीज के बीच डिवीजन ना हो। जबकि इंडिया की सिचुएशन बहुत अलग है। 2015 और 2018 के बीच मुंबई की हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 10,000 अफोर्डेबल घर प्रॉमिस करे थे, पर बने बस 2,500 है। अब इस चीज को बदलने के लिए हम सिंगापुर से ये सीख सकते हैं कि उन्होंने अपने सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करी, जिसे बिल्डर्स जिन्होंने टाइम पर कंस्ट्रक्शन डिलीवर करी उनको मेरिट स्टार्स दिए गए और हर स्टार के लिए उनको फ्यूचर प्रोजेक्ट की बिडिंग में एक एडवांटेज मिली। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम सिंगापुर की पॉलिसीज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हमारे देश में, क्योंकि इंडिया बहुत डिफरेंट है। हाउसिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, इधर सरकार जमीन ओन नहीं करती सिंगापुर की तरह, इसे 99 ईयर लीज का कॉन्सेप्ट नहीं है इधर। पर हम ऐसी कई चीजें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। पहली प्रॉब्लम हमारे देश में है डिले की। जैसे नागपुर में 320 लोगों को मादा सिटी में वादा किया गया था कि उनको 2 सालों के अंदर फ्लैट्स दिए जाएंगे। 8 साल बाद और 128 करोड़ कलेक्ट करने के बाद भी ये चीज़ डिलीवर नहीं हुई है, क्योंकि हमारे देश में कई डिफरेंट एजेंसी सेम चीज़ को हैंडल कर रही है। दिल्ली में खुद ही 7 डिफरेंट एजेंसीज हैं जो घरों को मैनेज करती है। एक एजेंसी जमीन अलॉट करती है और दूसरी कंस्ट्रक्शन परमिशन देती है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे सारी परमिशंस आपको सेम जगह में मिल जाए। गुजरात ऑलरेडी ये कर रहा है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, तो भले हमारा देश एक घरों के लिए क्यों नहीं कर सकता। दूसरी चीज है कि जब प्राइवेट बिल्डर्स कोई प्रोजेक्ट को डिले करते हैं उन पर पेनल्टी लगती है रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के जरिए, और जब सरकारी एजेंसीज ऐसा डिले करती है तो उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगती। 2013 में दिल्ली में DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी 2013 डेडलाइन पास कर दी थी, जब वो वसंत कुंज के 400 फ्लैट डिलीवर नहीं कर पाए, पर इसके बावजूद उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगी। इसीलिए हमें पब्लिक हाउसिंग एजेंसीज को भी इसी एक्ट के अंडर लाना होगा ताकि उन पर भी पेनल्टी लग सके। जैसे कर्नाटका में सरकारी एजेंसीज को अपने प्रोजेक्ट्स RERA एक्ट में रजिस्टर करना पड़ता है। अब बात करते हैं साफ सफाई की। एक समय सिंगापुर भी इंडिया की तरह इतना गंदा था। कालांग रिवर मानो एक ओपन सूअर था जहाँ चिकन की हड्डियां और सड़ा हुआ खाना बहता था। दिल्ली की यमुना से बहुत अलग नहीं। करीब 66% सिंगापुरियंस झुग्गी झोपड़ी में रहते थे जहाँ उनके आसपास कचरा रहता था। फिर प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने अपना मिशन बनाया कि वो इस साफ सफाई को बदलेंगे। इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद उन्होंने कीप सिंगापुर क्लीन कैंपेन लॉन्च किया। पूरा एक नेशनल कैंपेन लॉन्च हुआ कि हमें सिंगापुर को साफ रखना है। पोस्टर्स और स्लोगन्स ही नहीं बल्कि सीवेज सिस्टम बनाए गए और एक कल्चर चेंज किया गया ताकि लोग कूड़ा फेंके ना। पर सीवेज सिस्टम बनाने से कुछ नहीं होता, फाइन्स भी स्टार्ट किए गए। जैसे 1968 के कैंपेन में वार्निंग्स दे जाने के बाद लोगों को $500 के फाइन भरने पड़े गंदगी करने के लिए। अब लॉ बनाना तो आसान है, उन्होंने एनफोर्स भी किया इस चीज को। 1960s के बाद सरकार ने अपनी नदियों और सड़कों को बहुत अच्छी तरह साफ करवाया। वो लोग जो सड़कों पर सामान बेचते थे उनको दुकानें दी गई ढंग की सैनिटेशन के साथ। ली कुआन यू ने अपने ऑफिशियल्स को 10 साल की डेडलाइन दी कि 1977 तक उनको सिंगापुर की नदियों को साफ करना होगा, और 10 सालों में ही सिंगापुर रिवर और कालांग बेसिन नालों से एक प्रॉपर नदी बन गए। ये चेंज इतना ड्रामेटिक था कि कालांग रिवर के पास जो जमीन थी उसकी वैल्यू बढ़ गई। आज भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फाइन्स मिलेंगे सिंगापुर में, जहां पब्लिक में गंदगी करने के लिए लोगों पर $1000 तक का फाइन लगता है। अब इंडिया की हालत तो पता ही है। इनफैक्ट अपने एक पिछले वीडियो में मैंने गूगल स्ट्रीट व्यू इमेजरी यूज करी थी ये दिखाने के लिए कि सड़कें कितनी गंदी हैं हमारे देश में। तो हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? पहली चीज है कि हमें फाइन्स एनफोर्स करने होंगे, और ये कोई नई तरकीब नहीं है, हमारे देश में लोग ये कर रहे हैं। जैसे इंदौर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्पेशल क्लीनलीनेस स्क्वाड्स बनाए हैं चालान लगाने के लिए। फरवरी 2025 में ही उन्होंने करीब 4000 लोगों को पकड़ा जो पब्लिक में या तो मूत रहे थे या फिर कचरा फेंक रहे थे, और 35 लाख रुपए कलेक्ट करे। चंडीगढ़ में भी ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है। जैसे उधर CCTV कैमरास यूज करे जा रहे हैं ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए। म्युनिसिपल कमिश्नर अमित कुमार ने तो चेतावनी दी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो पब्लिक स्पेसेस में कचरा फेंकेगा। ऐसा ही नो नॉनसेंस एटीट्यूड हमें चाहिए। दूसरी चीज है, हमें बहुत क्लियर गोल्स बनाने होंगे रिवॉर्ड और पनिशमेंट के साथ। 1977 में प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने क्लियरली कहा था कि ऑफिशियल्स के पास 10 साल हैं हमारी नदियों को साफ करने के लिए। पर उन्होंने एक और चीज करी, उन्होंने कहा कि जो ऑफिशियल्स इसको एग्जीक्यूट करेंगे उनको प्रमोशंस और बोनस दिया जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो उनको डिमोट कर दिया जाएगा। अब हमारे देश में भी स्वच्छ भारत अभियान तो है, पर हुआ क्या? गोल तो है पर इतना टाइट गोल नहीं है। जैसे हमारा गोल था कि अक्टूबर 2019 तक इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, जिसकी वजह से 10 करोड़ परिवारों को टॉयलेट जरूर मिले।
अब टॉयलेट्स तो बन गए, पर क्लीनलीनेस का क्या? तीसरी चीज है कि हमें पब्लिक बिहेवियर को ही चेंज करना होगा जो सिंगापुर में होगा। साफ सफाई बस फाइन्स और पनिशमेंट से नहीं आएगी, एक आइडेंटिटी से आएगी। हमें अपनी एक आइडेंटिटी बनानी होगी कि हम साफ रहते हैं। जैसे कीप सिंगापुर क्लीन कैंपेन जो 1968 में लॉन्च हुआ था, उधर सबसे साफ नेबरहुड्स को रिवॉर्ड दिए गए और वो इलाके जो बहुत गंदे थे उनको पब्लिकली शेम किया गया। अब हमारे देश में भी एक कम्पिटिटिव प्रोग्राम जरूर है इंडियन शहरों के बीच, जिसकी वजह से इंदौर के लोगों में एक आइडेंटिटी बन गई है कि भाई हम तो साफ रहते हैं, पर हमें इसको और आगे लेकर जाना होगा। हमें स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में इस चीज के बारे में बात करनी होगी ताकि लोगों की आइडेंटिटी साफ सफाई के बारे में बने। अब मैं ये एक्नॉलेज करता हूँ कि सिंगापुर और इंडिया बहुत अलग टेरिटरीज है, जो स्केल है इंडिया का वो बहुत बड़ा है। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है हमारे देश के बारे में, कई बार हमें सिंगापुर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने सोल्यूशन ढूंढने के लिए, क्योंकि देश के कोई ना कोई कोने में सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में आप जाओगे तो आपको उधर पूरी तरह साफ सफाई दिखेगी, क्योंकि अब उनकी कल्चरल आइडेंटिटी बन चुकी है। और अगर वो कर सकते हैं तो देश के दूसरे भाग तो कर ही सकते हैं ना। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 2 स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करूंगा स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए। अगर आप बिजनेस और टेक में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन फॉलो द एप्लीकेशन प्रोसेस।